रजनी की शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहाँ के लोग बड़े ही पिछड़े ख्यालात वाले होते हैं। वहाँ सारे काम औरत को ही करने थे। आदमी घर के एक काम में घर की महिलाओं की मदद नहीं करते। वहीं बाजार से सामान लाने से लेके घर का हर काम औरत ही करती। एक दिन सुबह के समय, बहू, वो सामने टेबल पर न्यूज़पेपर रखा है, दे देना ज़रा। रजनी, मेरे मोजे और रुमाल अलमारी से निकाल कर दे दो, लेट हो रहा है। रजनी जो कि किचन में आटा गूंथ रही होती है। ससुर जी, न्यूज़पेपर तो आपके सामने रखा है, प्लीज़ हाथ बढ़ाकर ले लीजिए ना, मेरे हाथों में आटा लगा है। और सुनिए जी, अलमारी में सामने ही साइड में मोजे और रुमाल दोनों रखे हैं, प्लीज़ ले लीजिए। ये सुनकर दोनों भी आदमी भड़क जाते हैं। मंजीत, अपनी लुगाई ने जरा समझा के रख। ससुर को काम बताने में इसने जरा भी लाज नहीं लगी। कल की आई लुगाई तुझे भी हुक्म दे रही है। माफ़ करना बापू, मैं बात करता हूँ इससे। रजनी, आके मोजे दो मेरे, लेट हो रहा है मुझे। तभी रजनी वहाँ आती है। हाथ में आटा लगा है मेरे, देख लो, एक काम खुद से नहीं कर सकती क्या आप लोग? घर में बीवियाँ होती है क्यों है? काम करने के लिए ही ना। चलो लाओ अब। वहीं रजनी बिना कुछ बोले कमरे के बाहर आ जाती है। देखती है कि ससुर की चाय ठंडी हो गई है और ससुर जी अब तक वही अखबार के इंतज़ार में बैठे हैं, लेकिन खुद से अखबार नहीं लिया। तभी रजनी टेबल से अखबार उठाकर उन्हें देती है। मैं चाय गरम करके लाती हूँ। फिर रजनी ससुर को चाय गरम करके देती है, पति को डिब्बा देती है और घर के काम से थक हार कर आराम करने बैठी ही होती है कि तभी, भाभी, खाना दे दो ना। भैया, आपके हिस्से का खाना रखा है, बस किचन में जाके ले लीजिए ना, मैं थक गई हूँ। मैं और किचन में जाऊं? ना ना, बापू ने ये नहीं सिखाया। ये लड़कियों के काम है कि ला के खाना दे। जब तक आप नहीं थी, माँ और दीदी खाना ला के देती थी। अच्छा ठीक है, आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। फिर रजनी देवर को खाना देती है। ऐसे ही एक दिन रजनी की ननद सावित्री घर आती है। माँ, वो पड़ोस वाली काकी के यहाँ आज बरसा है ना? हाँ बेटी, तू बड़े सही मौके पर पहुंची है। मुझे तो याद ही नहीं था बरसा है। चल जाके आते हैं, तेरी भाभी को भी बुला ले। ठीक है माँ। माँ, मुनिया सो गई है, मैं इसे पापा के पास कमरे में सुला देती हूँ, फिर चलते हैं। अरे लेकिन बेटा, वो हमारी नहीं सुनते। अब छोटी बच्ची सोएगी तो उसे दूध तो दे ही सकते हैं ना, या चुप तो करा ही देंगे। उनकी नातिन है माँ, पापा इतनी कठोर भी नहीं है। अच्छा ठीक है। फिर तीनों सास बहू ननद पड़ोसन के यहाँ बरसे में चली जाती है। वहीं तीनों को आने में देर हो जाती है। जहाँ बहू देखती है कि पूरे घर में गंदगी फैली हुई है, वहीं सावित्री का बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था। बच्चे को साथ लेके जाने को नहीं होता क्या? अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, एक बेटी की माँ भी बन गई हो। कौन रखेगा इसका ख्याल? पापा, वो सो रही थी, आप उसको चुप तो करा ही सकते थे। बच्चा संभालना ये काम औरतों का है, मर्दों का नहीं। ये सुनकर सावित्री चुप हो जाती है और चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। आपको अपनी ही बेटी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, तो अब आप हमें सिखाएंगी कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, क्यों? नहीं जी, ऐसा नहीं है। पता है जी, आज ना मैं, माँ और दीदी बाहर गए थे। दीदी की बेटी रो रही थी, पापा ने शाम तक नहीं कराया। वो बहुत देर से भूखी थी। ऊपर से दीदी आके पापा को बोली तो पापा उन्हें डांटने लगे। हाँ, तो क्या गलत किया पापा ने? अरे बच्चा उनका है तो संभालना चाहिए ना। और क्या वहाँ जाना ज़रूरी था? बच्चा पालना औरतों का काम है, मर्दों का नहीं। रजनी को पति से ये उम्मीद तो नहीं थी, मगर वो शांति से चुप रहकर बस सब कुछ सुनती रहती है। फिर एक दिन रजनी की सास बाहर गई होती है। वहीं उस दिन अचानक से रजनी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। ए जी, बहुत पेट दर्द हो रहा है, मुझे दर्द की गोली और एक गिलास पानी दे दो ना। क्या मैं तुम्हारी सेवा करूं? मुझे जोरों का गुलाम नहीं बनना। जाके खुद से ले लो और मेरे लिए भी एक गिलास पानी लेते आना। बेचारी रजनी दर्द से तड़प रही होती है और उस हालत में भी उसे काम करना पड़ता है।
वो खुद के लिए भी पानी लाती है और पति को भी ले जाकर देती है। ये लो, ये ग्लास जाके रख दो। इतना तो आप कर ही सकते हो ना। ये काम मेरा नहीं है, पकड़ो। रजनी इन सब बातों से तंग आ गई थी। हर बात पर उसे बस एक ही चीज़ सुनने को मिलती, ये काम औरतों का है, हमारा नहीं, हम क्यों करें। इस तरह घर के मर्द एक गिलास पानी तक खुद से ला के नहीं पीते थे और घर की औरतों पर निर्भर रहते थे। भले ही घर की लेडीज़ कितनी भी पीड़ा से गुजर क्यों ना रही हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं जब उनकी तबीयत खराब होती तो रजनी और रजनी की सास रात रात भर जाकर अपने पति की सेवा करती। माँ जी, क्या ये लोग हमेशा से ऐसे ही हैं? हाँ बहू, न जाने कैसी सोच है इनकी। मुझे इस घर में आए 30 साल हो गए, आज तक तेरे ससुर जी ने पानी का ग्लास तो छोड़ो, मेज पर से एक कलम भी खुद से नहीं उठाई होगी। लेकिन अब उठाएंगी। फिर रजनी ठान लेती है कि अब वो घर के मर्दों की सोच को बदल कर रहेगी। एक दिन पति न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तब एक आदमी के शरीर की 2 हड्डियां टूटने के कारण उसकी मौत हो गई। बस 2 हड्डियाँ? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे हड्डी टूटने पर कितना दर्द होता है, तुम्हें पता भी है? एक औरत से ज़्यादा इस मामले में किसे पता होगा भला? आपको पता है, जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है उसे 57 डेल का दर्द होता है, जो कि एक साथ 20 हड्डी टूटने जितना दर्द होता है। हाँ, तो तुम कहना क्या चाहती हो? आदमी कमज़ोर होते हैं? नहीं, मैं तो बस आपका जी के बढ़ा रही थी। लाओ जूते उतार दो, वरना कमर लचक गई तो आपकी कहीं। रहने दो, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, खुद से कर लूँगा। ये तो बस शुरुआत है। शाम के समय, बहू, मेरी शाम की चाय कहाँ है? सारा दिन ये करो वो करो, एक काम खुद से नहीं कर सकते। किसी दिन चाय में जहर मिलाकर ही दे दूंगी, क्योंकि ससुर जी खुद से तो चाय लेने से रहे। बहू को बड़बड़ाते देख ससुर जी सुन लेते हैं। ससुर जी, आपने चाय मांगी है ना? रुकिए, अभी ला कर देती हूँ। नहीं नहीं बहू, मैं खुद से ले लेता हूँ, तुम जाओ आराम करो। मगर इस घर के मर्द तो किचन में नहीं जाते ना? ऐसा कैसे नहीं जाता? घर का हिस्सा है किचन, तो जाएंगे ना। बहू, तुम भी कैसी बात करती हो? अच्छा, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, तुम भी लोगी क्या? नहीं नहीं, आप बस खुद के लिए बना लीजिए। अब देखिए, चाय बना ही रहे हैं तो मेरे लिए भी बना दीजिएगा। खुद बना लो। ससुर चले जाते हैं। बहू, ऐसी भी क्या घुट्टी पिलाई कि आज ये किचन के दर्शन करने चले आए। आप देखती जाइए सासू माँ, मैं इस घर के मर्दों की सोच कैसे बदलती हूँ। एक दिन ससुर और पति टीवी पर मैच देख रहे होते हैं कि तभी। क्या देख रहे हैं आप लोग? मैच, जो तुम औरतों के लिए नहीं है। अच्छा, पता है, अभी रिसेंटली एक महिला क्रिकेटर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पुरुषों के मुकाबले क्रिकेट में ज़्यादा रन बनाने का। बेटा, क्या लगा दिया है चैनल, बदलना, मज़ा नहीं आ रहा क्रिकेट में। कुछ चाय कॉफ़ी लेंगे आप लोग? नहीं नहीं बहू, रहने दे। फिर बहू हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन, जी वो ऊपर छज्जे पर रस्सी रखी है, उतार दो ना, कपड़े सुखाने वाली रस्सी खराब हो गई है। तो सीढ़ी लगाकर खुद से उतार लो। ठीक है, रहने दो। तभी रजनी टीवी ऑन करके सीढ़ी लेने चली जाती है। टीवी पर न्यूज़ में, बीवी ने पति से मांगी रस्सी, रस्सी ना देने पर पत्नी ने उसी रस्सी से गला घोंटकर की पति की हत्या। ये सुनकर पति बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से छज्जे से रस्सी उतार देता है। जी, आपने क्यों तकलीफ़ की? ये तो मेरा काम था, खुद से ही कर लेती ना मैं। कैसी बात करती हो जान, मैं तुम्हारा पति हूँ, अब काम में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा तो कौन करेगा भला। चलो मैं कपड़े भी सुखवा देता हूँ, ठीक है? ओ लव यू हबी।
अब इसी तरह रजनी अपनी चतुराई से धीरे धीरे घर के मर्दों से घर के छोटे मोटे काम करवाने लगती है, जिसके बाद घर के आदमियों को भी ये बात समझ में आ जाती है कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनका यूं घर की महिलाओं पर निर्भर रहना ठीक नहीं। और अब ससुर और पति भी घर के कामों में कभी कभार ही सही लेकिन अपनी पत्नियों की मदद करने लगते हैं। भगवान ऐसी बहू सबको दे। पिछले 30 साल में जो मैं नहीं कर पाई वो बदलाव तूने 30 दिन में ला दिया बहू। जिसके बाद सास बहू गले लग जाती हैं। सासू माँ, ये तो बस शुरुआत है। नहीं था माँ बाप के घर तो चलो मन मर्जी का बन जाता था, लेकिन ससुराल। बहू कद्दू लेकर आई हूँ, अच्छी सी खट्टी मीठी सब्जी पूरी के साथ बना लेना, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं साथ में आलू भी बना लेती हूँ। वो क्या है ना, कद्दू मैं खाती नहीं हूँ ना। हाँ हाँ, मेरे बेटे ने तो पैसे का पहाड़ खड़ा किया है ना, जो तू अलग सब्जी बनाएगी। देख बहू, मेरे घर का यही रूल है, एक ही सब्जी बनती है, समझी? पर माँ जी मुझे ये कद्दू पसंद नहीं है, और आप तो रोज़ रोज़ कद्दू बनाने को ही कहती हैं। ऐसे में मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगी ना। हाँ तो हो जा, हमें कौन सा तेरे से कुश्ती लड़वानी है। तू तो सिर्फ खाना बना और खिला, समझी? बहू सास से परेशान कि भाई ये तो कभी भी कद्दू बनाने को ही कहती रहती है। फिर एक दिन, ससुर जी क्या आप कद्दू से उबे नहीं? सासू माँ को माना पसंद है, लेकिन आप क्यों खाते हो? देख बहू, तू ना मेरी बेटी जैसी है, इसलिए बता रहा हूँ। वो क्या है ना, शुरू में मैंने मना किया था कि मैं कद्दू नहीं खाऊंगा, लेकिन तेरी सास को पागलपन के झटके आने लगे। अब तू तो बेटा जानती है कैसे गरीबी में मैंने ये घर खड़ा किया है। ऐसे में घर की लक्ष्मी को ही भूखा सुलाता तो सही तो नहीं था ना। क्या मतलब पिताजी? माँ जी भूखा क्यों सोती? वो क्या ना, उसे कद्दू पसंद है और हमें नहीं। एक घर में 2 सब्जी बनाना औकात के बाहर था, बस इसीलिए। पर पिताजी अब तो हम 2 क्या 4 सब्जी भी खा सकते हैं। मैं बना रही हूँ, माँ जी को कुछ भी कह नहीं रही हूँ, फिर भी क्यों कद्दू? देख ले बेटा, तू कुछ कर सकती है तो हम तेरे साथ हैं, लेकिन कद्दू वो नहीं खाएगी तो समझ ले घर में भूचाल आ जाएगा। बहू भी ठान लेती है कि वे सास की ये पसंद को नापसंद करके ही दम लेगी। अगले दिन, सासू माँ वो क्या है ना, आज मैं आपको कद्दू की खीर बनाकर खिलाती हूँ। कद्दू की खीर? क्या बात कर रही है बहू, कद्दू की खीर भी बनती है? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन क्या करूँ, कद्दू तो इतने ही है, ऐसे में समझ में नहीं आ रहा खीर बनाऊँ या सब्जी। खीर ही बना ले बहू, सब्जी किसी और चीज़ की बना ले। है बहू, आज जिस घर में इतिहास में पहली बार कोई दूसरी सब्जी बननी है तो ऐसा कर, भिंडी बना ले, मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं रूपा, तुम पनीर बनाओ, वो चिल्ली के साथ। मैं लेकर आता हूँ। भाभी, उबले आलू, हींग और देसी घी के छोंक के साथ, और वो तो घर में ही है, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहू भी कम एक्साइटेड नहीं थी। अरे घर में जब से कदम रखा है, आज अपनी पाक कला का हुनर दिखाने का मौका मिल रहा था, नहीं तो रोज़ रोज़ कद्दू बनाकर वो तो ऊब चुकी थी। टेंशन नहीं लेने का, सब बनेगा, एक एक करके बनेगा। बस फिर क्या, लग जाती है रूपा घर के लोगों के लिए पकवान बनाने में। फटाफट खाना बनाकर वो टेबल पर रखती है कि पूरा घर खाने पर टूट पड़ता है। बहू, वो खीर की बात की थी ना? बहू जो कि इतनी सारी सब्जी बनाने की होड़ में खीर बनाना तो भूल ही गई थी। वो क्या है ना, क्या बोली जा रही हो बहू, क्या हो गया? माँ जी वो मैं भूल गई, नहीं बना पाई, सॉरी। सास ने जो एक दिन की छुट्टी दी थी, वो मौका भी अब बहू के हाथ से चला जाता है। माँ जी वो आज ना कद्दू खाने का मन नहीं है। तो ना खा, वैसे भी खा खा कर मोटी हो रही है, जाकर पानी पी और सो जा। बहू का लटका हुआ मुंह देखकर पति और ससुर परेशान हो जाते हैं। पापा, हम लोगों ने माँ के कद्दू की जिद को माना क्योंकि वो हमारी माँ है, लेकिन रूपा क्यों मानेगी? उसे हम वो खाना क्यों नहीं देते जो वो खाना चाहती है? हाँ पापा, भाभी तो बेचारी कितना काम करती है, माँ ने काम वाली भी हटा दी है और मुझे भी भाभी की मदद करने को मना किया है।
पापा आप कुछ करते क्यों नहीं भाभी के लिए? पिता की भी अंतरात्मा जागती है कि धिक्कार है, मैं तो घर का मुखिया कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। जहाँ बाहर से आई एक बच्ची भूखी सो रही है, अरे क्या बोलकर बहू बनाया था उसे कि भाई साहब बहन जी फूलों की तरह रखेंगे। अरे फूलों को भी खाद पानी दी जाती है जिससे वो मुरझा ना जाए। मैं तो बेचारे को खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। वो सोचते हैं, खूब सोचते हैं। और फिर अगली सुबह, और भाग्यवान सुनती हो? सुने तो रही हूँ जब से शादी की है, बताओ क्या करना है? वो गांव जाना है, माँ ने कुछ काम बताया है। बोल रही थी कि बहू के हाथ से ही वो काम होगा। एक तो तुम्हारी माँ बहू की फीलिंग्स ही नहीं समझती। अरे तुम्हारी माँ को तो लगता है कि बहू कोई इंसान ही नहीं है, ना कोई मानवता ना कोई प्यार। बस तुम्हारी माँ ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। वो तो मैं हूँ जो सह रही हूँ, वरना आजकल की तो। खैर चलो चलते हैं, मैं तैयार होकर आती हूँ। सास चली जाती है। बहू तुम लोग 2-3 दिन अब अपनी मर्जी का खाना बनाना, खूब खाना, खूब ऐश करना। मैं तुम्हारी कद्दू को, अरे सास को लेकर जा रहा हूँ। हाँ थैंक यू पिताजी। सास ससुर गांव चले जाते हैं और अब घर में हर सब्जी बनती है। लोग खूब खाते हैं, खूब मज़े करते हैं कि सास के वापस आने का वक्त भी आ जाता है। सास ससुर घर आते हैं, बहू खाना लगाती है जिसमें कद्दू बना होता है। घर के कद्दू की महक ही कुछ और है। और फिर से वही खाना बनना शुरू हो जाता है। माँ जी अब बस करिए ना, नहीं खाया जाता ये कद्दू। या तो आप मुझे 2 तरह की सब्जी बनाने दी या फिर मैं अपने मायके जाती हूँ। हाँ जाओ, धमकी किसे दे रही हो? तेरे बाप ने तो पैसे का पेड़ लगाया है ना, जो रोज 2 तरह की सब्जी बनेगी। तभी पति आ जाता है। माँ मैं उसका पति हूँ। जब तक वो पिता की जिम्मेदारी थी तब तक ससुर जी जिम्मेदार थे इसकी खुशी के लिए। अब मैं इसे खुश रखूंगा। पापा ने आपकी खुशी के लिए पूरा जीवन कद्दू खाया क्योंकि वो आपके पति हैं, हम आपके बच्चे हैं, इसलिए हम लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन आपकी ज़बरदस्ती रूपा पर नहीं चलेगी। अगर रूपा इस घर में भूखी रहेगी तो हमारा इस घर में रहना सही नहीं है। सास को पहली बार अपने हाथ से सत्ता खींचती हुई दिखती है। अच्छा, काला का छोकरा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे पजामा को दाढ़ी बांधना तो मैंने सिखाया है और तू आज माँ को जवाब दे रहा है। बेटा माँ की बात सुनकर चुप हो जाता है। माँ फिर से इमोशनल डायलॉग मारती है। मैंने रात रात जग कर तुझे पाला है। एक वक्त का खाना मैंने नहीं खाया कि तू भूखा ना सोए, लेकिन तू घर का माहौल इमोशनल हो जाता है। पर माँ जी मैं तो। चुप करो, बिल्कुल चुप। क्या कद्दू सब्जी नहीं है? अरे कभी खट्टी बना लो, कभी मीठी, कभी तरी वाली बना लो, कभी सूखी। अरे तुम्हारे अंदर खाना बनाने का टैलेंट होता तो कद्दू में भी पनीर का स्वाद ले आती। आज के बाद बात नहीं करना मुझसे, समझी? पति पैर पटकता चला जाता है। सास को भी गर्व होता है कि ऐसा बेटा भगवान नसीब से ही मिलता है। तो आगे अगले रोज, बहू बहू खाना नहीं बनाया आज? क्यों नहीं बनाया माँ जी, बनाया है ना, ये लीजिए। बहू ले आती है कद्दू की 10 वैरायटी। यह कैसा हरा पीला खाना है बहू? अच्छा, ये आपको हरा पीला लग रहा है? माँ जी ये है खाना बिल्कुल आपके मतलब का। ये पीली रोटी पके हुए कद्दू की, ये दाल कद्दू डालकर, सब्जी, और ये पानी भी माँ जी कद्दू फ्लेवर की। इसके बाद मीठा भी कद्दू का ही है। माँ जी आज से मैंने भी कसम खाई है कि कद्दू के बिना कुछ नहीं बनाऊंगी। ये देखकर सास मुंह नाक सिकुड़ती है, फिर खाने लग जाती है। लेकिन ये क्या, रात होते ही सास डकार मारती है। हे भगवान, कद्दू से कभी मुझे इतनी नफरत नहीं हुई जितनी अब हो रही है। छी 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 छी। अरे क्या हो गया? आज तो हम सबका व्रत था तो सब ने साबूदाने की खिचड़ी खाई है। आज तो बहू ने तुम्हारे लिए खास खाना बनाया था, कैसा लगा? अब क्या बोलो, कद्दू की डकार आ रही है। पता नहीं कैसे खाया मैंने खाना। क्यों, कद्दू नहीं था क्या आज खाने में? कद्दू नहीं था, अरे सिर्फ कद्दू ही कद्दू था। अगले दिन चाय के साथ कुकीज यानी कि बिस्किट भी कद्दू वाले। दोपहर में फिर कद्दू। 2-4 दिनों तक तो सास ने झेला, लेकिन फिर बहू कद्दू की जगह कुछ और है क्या?
जैसे मटर, बैंगन, मूली, कुछ भी। कैसी बात करिए माँ जी, मैंने तो सब्जी वाले को भी बोल दिया है कि घर में हमारे एक हरी मिर्च भी ना दे। देखिए माँ जी, थोक के भाव में कद्दू लिए हैं, वो भी सस्ते। आज ना कद्दू की खीर बनेगी। अरे ना 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 बहू, रहने दे, मुझे तो तू माफ़ी कर दे। आज के बाद इस घर में कद्दू ना बने, बस ये ध्यान रखना। और हाँ, शाम के लिए ना राजमा भिगा दे। मैं तो चली बाहर खाना खाने। सुप्रिया का रोज किसी न किसी बात पर अपनी बहू तारा से झगड़ा होता ही रहता। दोनों स्वभाव से जिद्दी और अड़ियल थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता था। फिर एक दिन, तारा, कहाँ मर गई थी तू अभी तक? सुबह से शाम हो गई, घर में इतना काम पड़ा है, ये सब छोड़कर कहाँ मौज मस्ती करने गई थी? आपके घर के सारे काम करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा। आप भी तो अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करने जाती हैं, तब तो मैं आपको नहीं टोकती। अरे मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। सास है तो क्या मुझे चैन की सांस नहीं लेने देंगी आप? बहुत जबान चलने लगी है तेरी आजकल। आने दे मेरे बेटे को घर पर, फिर देख तेरी कैसे क्लास लगवाती हूँ। आपके पास और काम ही क्या है? बाहर पड़ोसियों से मेरी बुराई करना और घर में पति से। हाँ, तो अब तेरा काम भी तो ऐसे ही होते हैं ना। तारीफ के लायक कोई भी काम किया है तूने आज तक? बस जुबान चलवा लो, कैंची से भी तेज चलती रहती है। सिर्फ जुबान ही नहीं, हाथ पैर भी चलते हैं, जिनकी वजह से आपको घर में इतनी सफाई देखने को मिलती है, वरना आपको तो अपनी किटी पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती। तो कहना क्या चाहती है? घर का क्या सारा काम तू खुद अकेला करती है? तो और क्या नौकरानी करती है? इसी तरह तारा और सुप्रिया में आए दिन लड़ाई होती। दोनों के दिन की शुरुआत ही एक दूसरे से लड़कर शुरू होती और लड़कर ही खत्म होती, मानो ये अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हो। शाम को तारा का पति वैभव घर आता है। वैभव को देखते ही उसकी माँ सुप्रिया उसके पास आती है और कहती है, बेटा वैभव, अच्छा हुआ जो तू आज जल्दी घर आ गया। देखना तेरी बीवी सुबह से मुझसे लड़ी जा रही है। माँ की बातें सुनकर वैभव तारा को जोर जोर से आवाजें देने लगता है। क्या हुआ जी, इतना चीख क्यों रहे हो? तारा, तुमने आज फिर माँ से लड़ाई की? अरे लड़ाई मैंने नहीं की, शुरुआत पहले इन्होंने की थी। समझा दीजिए अपनी माँ को। मुझे कहीं भी आते जाते टाइम टोके नहीं, वरना मैं अपना सामान बांधकर मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर तारा वहां से चली जाती है। ये सब क्या चल रहा है माँ? किसी दिन मैं आप लोगों के चक्कर में जरूर पागल हो जाऊंगा। आप लोग कभी प्यार से क्यों नहीं रहते? अरे वो हमेशा मेरी बातों का उल्टा जवाब देती है बेटा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तो आप उसे ताने मारती ही क्यों है माँ? वाह बेटा वाह, तुझे मेरे ताने दिखते हैं, उसका बात करने का तरीका नहीं दिखता। देखा नहीं वो किस तरह से बात करती है मुझसे। मुझे माफ कीजिए माँ, मुझे आप दोनों के बीच में पड़ना ही नहीं है। आप दोनों ही एक जैसे हो। इतना कहकर वैभव वहां से चला जाता है। वैभव के जाने के बाद सुप्रिया सोच में पड़ जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन सुप्रिया को पता चलता है कि उनके गांव में एक महात्मा ठहरे हुए हैं जो वशीकरण करना जानते हैं। तो सुप्रिया भागते हुए उन बाबा का पता ढूंढने निकल पड़ती है। इस बात की खबर जैसे ही तारा को चलती है, वो भी उस बाबा की खोज में निकल पड़ती है। अगले दिन सुबह, आज तारा और सुप्रिया दोनों ही बहुत अच्छे मूड में होती है। ना सुप्रिया तारा को देखकर कोई ताना मारती है, ना तारा अपनी सास से बेवजह उलझती है। दोनों मिल बांट कर रसोई में काम करती हैं। भाई तारा, जरा मुझे वो चाय पत्ती पकड़ाना। ये लीजिए माँ जी, क्या आप मेरे लिए भी चाय बना देंगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसी तरह दिन बीतते हैं और दोनों का रिश्ता भी निखरने लगता है। ऐसे ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। आजकल ये मैं क्या देख रहा हूँ? अचानक आप दोनों के बीच इतना प्यार कैसे हो गया? एक दिन था जब कभी माँ आप तारा को ताने देते देते नहीं थकती थी, और तारा तुम पहले तो कितना उलझती थी माँ से, तो अब ये अचानक क्या हो गया आप दोनों को? अरे यह सब तो एक बाबा का कमाल है, जिसने मुझे ये ताबीज दिया था। सुप्रिया के हाथ में बंधा ताबीज देखकर तारा चौंक जाती है। ये ताबीज तो उस बाबा ने मुझे भी दिया था, आपको अपने वश में करने के लिए।
इसका मतलब तू भी उस बाबा से मिलने गई थी? आपकी हरकतों की वजह से ही मुझे जाना पड़ा था। ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो आप लोगों की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। सुप्रिया वैभव को सारी बात बताते हुए कहती है, अरे जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे गांव में जाने माने तांत्रिक बाबा आए हुए हैं जो वशीकरण करना जानते हैं, तो मैं बिना देरी किए उनके पास चली गई और बहू को अपने वश में करने की इच्छा उनके सामने रखी, जिससे ये मेरी हर बात माने। बाबा, मैं अपनी बहू से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। वो मेरी एक बात नहीं मानती। आप कुछ ऐसा कीजिए बाबा जिससे मेरी बहू मेरी हर बात मानने लगे। पहले आप मुझे अच्छे से बताइए, आपको अपनी बहू से आखिर परेशानी क्या है? बाबा, वो मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करती। मैं उसे एक बात सुनाती हूँ तो वो पलट कर 4 बातें सुनाती है। आप कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे मेरी बहू सारी बातें मानने लगे। बाबा सुप्रिया की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद सुप्रिया को एक काले रंग का ताबीज देते हुए कहते हैं, ये ताबीज तुम्हें अपने गले में पहनना है और जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसे उतारना मत। तो क्या इस ताबीज की मदद से मेरी बहू मेरे वश में हो जाएगी? सिर्फ वश में ही नहीं, इस ताबीज के कारण तुम्हारी बहू तुम्हारे आगे पीछे भी घूमने लगेगी। लेकिन बस तुम्हें कुछ काम करने होंगे। कैसा काम बाबा जी? तुम्हें अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। उससे जो भी काम करवाना हो हमेशा प्यार से बात करनी होगी। धीरे धीरे वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। अरे ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहेंगे ठीक मैं वैसा ही करूंगी। तारा ये सब सुनकर चौंक जाती है। ऐसा ही कुछ तो मेरे साथ भी हुआ था जब मैं उस बाबा से मिलने गई थी। बाबा जी, मैं अपनी सास से बहुत तंग आ चुकी हूँ। वो हर रोज़ किसी न किसी बहाने मुझसे लड़ती रहती हैं। आप प्लीज़ कुछ ऐसा करिए ना जिससे मेरी सास सुधर जाए और मुझे बेवजह टोकना बंद कर दे। तारा की ये बातें सुनकर पहले तो बाबा सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद वो तारा को भी काले रंग का ताबीज पकड़ाते हुए कहते हैं, ये लो बिटिया, इसे अपने गले में पहन लो और जब तक मैं तुम्हें इसे उतारने के लिए ना बोलूं तब तक इसे उतारना नहीं। इस ताबीज को पहनने से तुम्हारी सास तुमसे प्यार करने लगेगी और दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। ये सुनकर तारा बेहद खुश हो जाती है। बाबा, इस ताबीज का असर कब तक होगा? अगर तुमने मेरी सारी बातें मानी तो इस ताबीज का असर तुम्हें 2 दिन बाद ही दिखने लगेगा। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सास को इज्जत देनी होगी, उनके साथ प्यार से बर्ताव करना होगा और अगर कोई भी काम भी करवाना हो तो प्यार से ही बात करनी होगी। फिर देखना वो कैसे तुम्हारे इशारों पर नाचती है। ठीक है बाबा जी, जैसा आपने कहा है मैं ठीक वैसे ही करूँगी। इसका मतलब उस बाबा ने हम दोनों को एक जैसे ताबीज देकर पागल बना दिया। जरूर कोई ढोंगी बाबा होगा। इतने में ही बाबा भी उनके घर पहुंच जाते हैं और मुस्कुराते हुए उनकी ओर आते हैं और उनसे उनके हालचाल पूछते हुए कहते हैं, ताबीज का असर हुआ या नहीं? बाबा जी, आपने हमें एक ही जैसा ताबीज देकर पागल बनाया है। ऐसा कैसे? ताबीज ने अपना काम तो पूरा ही किया है। आप दोनों को देखकर लगता तो नहीं कि अब भी आप लोगों के बीच कोई खटपट है। खटपट तो नहीं है बाबा जी। अब तो मेरी बहू मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, मेरी सेवा करती है। हाँ, वैसे अब तो मम्मी जी मुझे ताने भी नहीं देती और ना ही कहीं आने जाने में टोकती हैं। जानते हो ये सब कैसे संभव हुआ? कैसे बाबा जी? यह सब तुम दोनों के कारण ही संभव हुआ है। मैंने जो ताबीज दिया था वो सिर्फ एक धागा ही था। ये चमत्कार तो तुम दोनों ने अपनी जुबान पर संयम रखकर प्यार और संयम के साथ काम करके किया है। बिटिया, कुछ कमी तुम्हारे अंदर थी तो कुछ कमी तुम्हारे सास के अंदर थी। इसीलिए तुम दोनों को सुधारने और तुम्हारी गलती का एहसास कराने का यही एक रास्ता था। बाबा की ये सारी बातें सुनकर सुप्रिया और तारा एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। शायद आप सही कह रहे हैं बाबा।
मैंने कभी अपनी बहू को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने भी तो कभी आपकी उम्र और ओहदे का लिहाज नहीं किया और जो जब मन में आया बोलती चली गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना मम्मी जी। चलो फिर अगर सब ठीक ही हो गया है तो बाबा जी अब आप भी वापस अर्जुन बन जाइए। वैभव की बात पर बाबा अपनी नकली दाढ़ी हटाते हैं तो उसे देखकर सास बहू हैरान रह जाती हैं। अरे अर्जुन भैया आप? हाँ भाभी, आप दोनों के रोज रोज वाले झगड़ों से परेशान होकर एक दिन मेरे इस दोस्त ने एक प्लान बनाया और मेरी मदद मांगी, तो मैं इनकार कैसे कर सकता था। और देखिए आज उसका नतीजा हम सबके सामने है। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं।